Hello friends, welcome to the video lecture series of Vidyam Academy. I am Mangesh sir and we are discussing physics where we have gone through wave optics. हमने वेव ऑप्टिक्स का पहला वीडियो ऑलरेडी देखा है जिसमें हमने न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में कुछ बात की थी एज वेल एज वी हैव गॉन थ्रू ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑल्सो. Moreover, we have compared Newton's corpuscular theory and Huygens wave theory. तो उसमें दोनों थ्योरी में कुछ पॉजिटिव या कुछ मेन पॉइंट्स थे, उसके साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी थे. तो हर एक थ्योरी के अजम्पशन हमने देख भी लिए हैं और ड्रॉबैक को भी हमने अच्छी तरह से स्टडी कर लिया. मगर इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे प्लेन वेव फ्रंट या वेव फ्रंट क्या होता है ये समझने की. उसके साथ हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज भी पढ़ना बहुत जरूरी है. बट बिफोर वी स्टार्ट प्लेन वेव फ्रंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूजेंस थ्योरी. एट द एंड ऑफ लास्ट वीडियो वी ऑल्सो डिस्क्राइब्ड व्हाट डू यू मीन बाय वेव फ्रंट. वेव फ्रंट क्या होता है हमने ऑलरेडी पढ़ा था. वेव फ्रंट होता है द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज. ओके, हर एक पॉइंट का कलेक्शन जो सेम फेज में है वो हमें एक वेवफ्रंट की तरह लेना है या फिर उससे वेवफ्रंट बनता है. तो अभी हम यही प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं. याद रखो कि 2-3 पॉइंट के अराउंड ही हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन जाने वाला है. वेवफ्रंट किसको बनाना है? जो कोई पॉइंट एक सेम फेज में आने वाला है वहां से हम वेवफ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं. पहली बात. दूसरी बात ऐसे है कि ह्यूजेन का प्रिंसिपल क्या था. ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं. ओके, तो मान लो मेरे पास कोई एक सोर्स है और वो सोर्स क्या कर रहा है, कुछ लाइट इमिट कर रहा है. ओके, तो सोर्स ने लाइट इमिट कर दिया. सोर्स ऐसे एक डायरेक्शन में ही नहीं करता. सोर्स विल इमिट लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन. बट फॉर आवर सिंप्लिसिटी, इन ऑर्डर टू मेक प्लेन वेव फ्रंट, हमने एक ही डायरेक्शन को कंसीडर किया है. ओके, तो अब क्या होगा, अब हम इस सोर्स को यूटिलाइज करेंगे प्लेन वेवफ्रंट बनाने के लिए. ओके, तो प्लेन वेवफ्रंट कब बनता है? ओके, यह जानना बहुत जरूरी है. व्हेन, कंडीशन क्या है? व्हेन जो आपको रेज आने वाली या वेव मिलने वाली है, व्हेन रेज आर पैरेलल, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू फॉर्म प्लेन वेव फ्रंट. यहां पे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि रेज जो है वो पैरेलल है. इस वजह से आई कैन कंसीडर अ सर्टेन काइंड ऑफ अ वेव फ्रंट जिसको मैंने नाम दिया ए बी. सो ए बी मेरा इनिशियल वेव फ्रंट है या फिर मैं उसको बोल सकता हूं मेरा प्राइमरी वेव फ्रंट है. ओके, सो हमने यहाँ पे एक चीज तो कंसिडर कर लिया. हमारे पास इनिशियली एक वेव फ्रंट मिला है जिसको हमने नाम दिया ए बी. नाउ क्या हम नया वेवफ्रंट बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है. तो ये इस क्वेश्चन के लिए हमें ह्यूजेन का प्रिंसिपल वंस अगेन विजिट करना पड़ेगा. तो ह्यूजेन ने ऐसा कहा था, अगर आपको कोई नया वेवफ्रंट बनाना है देन एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेवफ्रंट विल बिहेव एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. समझ में आया? इस वेवफ्रंट के ऊपर जो कोई पॉइंट है वो हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करेगा एंड इट विल इमिट आउट सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. जैसे इस सोर्स ने कुछ लाइट इमिट की, वैसे हम अब 3 अलग अलग सोर्स कंसीडर कर रहे हैं. मैं और एक बार बता देता हूं, 3 ही होते ऐसे नहीं. हम 3 हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए या फिर हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे अलग अलग सोर्स कंसिडर कर रहे हैं. तो मान लो कि हमारे पास 3 पॉइंट है अभी, वो है प्लेन वेवफ्रंट के ऊपर. हमारा प्लेन वेवफ्रंट कैसा है? ए बी. वेवफ्रंट भूले नहीं ना आप. वेवफ्रंट की डेफिनेशन थी द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज. जैसे कि एस से लाइट इमिट हुआ था तो यहाँ पे हर पी क्यू आर के पॉइंट पे हर एक पॉइंट सेम फेज पे है. समझ में आया? ठीक है, फेज में है मतलब ये फेज की प्रॉपर्टी वेव से एसोसिएटेड होती है. हाँ, आई होप यू हैव स्टडीड व्हाट डू यू मीन बाय फेज. एक्चुअली हैव गॉन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो. ओके, सो वहां पे थोड़ा सा आइडिया आपका क्लियर होगा. ओके, तो अभी हमारे पास मिल गया है पी क्यू आर ये 3 पॉइंट.
और अकॉर्डिंग टू द ह्यूगेन प्रिंसिपल हम क्या करेंगे, इस हर एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे सेकेंडरी सोर्स की तरह। तो सेकेंडरी सोर्स क्या करेगा, सेकेंडरी सोर्स हर एक डायरेक्शन में वेव्स को इमिट करेगा, ठीक है। ओके, तो मान लो इसने इन फ्रंट में इमिट किया तो उसी तरह इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में ये वेव जा रहा है। ओके, तो पी के मैंने 3 सिर्फ रेज कंसिडर किए, बट एक्चुअली वेव तो हर एक डायरेक्शन में जाने वाला है। ओके, मैं और एक बार बता देता हूं, मैं हर एक डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ह्यूगेन का प्रिंसिपल में हमने क्लियर किया था जो बैकवर्ड वाला वेव है या बैकवर्ड वाला वेवलेट है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि लाइट कभी भी बैकवर्ड में नहीं जाने वाला है। ओके, सो सिर्फ फ्रंट में जो कुछ डायरेक्शन बची है इस 180 डिग्री में वो सारा का सारा हमने कंसिडर कर लिया, और इस तरह से P के अराउंड हमें एक हेमिस्फीयर मिल गया। जैसा हमें P के अराउंड मिल गया वैसा हमें Q के अराउंड भी मिलेगा, वैसा हमें R के अराउंड भी मिलेगा। तो हो गया हमारे पास PQR का हेमिस्फीयर। ओके, तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि वेवफ्रंट कैसे बनाए। तो वेवफ्रंट बनाने के लिए वही चीज और उसकी डेफिनेशन हम वंस अगेन यूटिलाइज करेंगे, और उसमें हमने बताया था व्हाट इज वेवफ्रंट, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस मतलब कलेक्शन, ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज। तो अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि सेम फेज आपको कैसे पता सेम फेज में है वो, है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूं, हमने ये जो लाइन या फिर एक सर्टन रेडियस पकड़ के ये हेमिस्फीयर ड्रॉ किए वो कैसे किए, है ना। तो उसके लिए ये बात जानना जरूरी है, जो लाइट है वो मूव करेगा c स्पीड से, और c क्या रहता है 3 × 10⁸, जो कांस्टेंट वैल्यू है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। सो c फिक्स हो गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम कंसिडर कर रहे हैं द मोशन ऑफ वेव इन सर्टन टाइम t। सर्टन टाइम t मतलब क्या, इनिशियल जो p के यहां से वेव निकल रहा है वहां क्या टाइम हमने t = 0 कंसिडर कर दिया, q के लिए आपने t = 0 कंसिडर कर दिया, यहां भी =0 कंसिडर किया, मतलब सेम टाइम पे निकल रहा है वेव PQR से। ओके, तो सेम टाइम पे निकल रहा है, एट द सेम टाइम सेम स्पीड से जा रहा है, सेम इंटरवल के लिए जा रहा है, मतलब क्या सेम डिस्टेंस ही वो ट्रैवल करेगा। इस वजह से वी कैन से दैट when waves are emitting out from P, Q or R, they will travel same distance in same interval of time, और वो डिस्टेंस हम वो सर्टन टाइम के लिए सर्टन डिस्टेंस रेडियस मान के हमने ये हेमिस्फीयर ड्रॉ किए, ठीक है। तो वंस अगेन वी विल विजिट द डेफिनेशन ऑफ वेवफ्रंट। वहां पे हमने बताया था कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस मतलब कलेक्शन, और जो पॉइंट वो सेम फेज वाला है, तो सेम डिस्टेंस में सेम टाइम में सेम डिस्टेंस जा रहा है और सेम फेज ही होता है। इस वजह से हमने ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो सेम फेज पे, हेमिस्फीयर पे जो कुछ पॉइंट मिलेगा मुझे वो सेम फेज पे। सो आई विल ड्रॉ इमेजिनरी लाइन ओवर हियर, ओके, और वो इमेजिनरी लाइन बिहेव करेगा एक वेवफ्रंट की तरह। तो इस वजह से हमें मिल गया एक नया वेवफ्रंट A' B'। ओके, समझ में आया प्लेन वेवफ्रंट कैसे मिलता है। तो मैं एक या दो सेंटेंस में रिवाइज करना चाहता हूं। प्लेन वेवफ्रंट चाहिए तो क्या चाहिए आपको, रेज पैरेलल चाहिए। रेज पैरेलल होने के बाद आपको प्राइमरी वेवफ्रंट चाहिए, और प्राइमरी वेवफ्रंट के साथ आपको ये कंसिडर करना है सेम फेज और सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब ये प्राइमरी वेवफ्रंट के ऊपर वाले जो पॉइंट है वो लाइट इमिट करेंगे। तो इस वजह से हमें मिल गया है A' B'। सेम वे वी विल ट्राई टू यूज टू फॉर्म अनदर काइंड ऑफ अ वेवफ्रंट ऑल्सो। अनदर काइंड ऑफ मतलब क्या, तो वेवफ्रंट के दो बेसिक टाइप आते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो वो है प्लेन वेवफ्रंट एंड स्पेरिकल वेवफ्रंट। ओके, तो स्पेरिकल वेवफ्रंट कब बनता है, तो एक मैं आपको जनरल आइडिया देता हूं। मान लो कि आपके पास ये कोई सोर्स है, तो सोर्स
हर एक जगह पे, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन पे लाइट इमिट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इसके वजह से जो मिलने वाला वेव फ्रंट है, तो मान लो कि एक सर्टन टाइम इंटरवल में सर्टन डिस्टेंस उन्होंने मूव हुए हैं वो सारे वेव्स, तो हमें जो अब ये ज्योमेट्री दिख रही है ना, वो है ना स्फेरिकल लाइक, जो हमने मैकेनिज्म प्लेन वेव फ्रंट के लिए यूटिलाइज किया था, वही मैकेनिज्म हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। जब सोर्स आपके पास हो और सोर्स और जो वेव फ्रंट है उसके बीच वाला जो डिस्टेंस है वो कम हो, तो हो सकता है आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट मिले और उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। मगर जब प्लेन वेव फ्रंट बनता है तब सोर्स और वेव फ्रंट के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। समझ में आया? तो स्पेरिकल वेव फ्रंट जो रहता है उसका अगर हम छोटा सा पार्ट कंसीडर कर ले तो हमें प्लेन वेव फ्रंट मिल सकता है। मगर प्लेन वेव फ्रंट और स्पेरिकल वेव फ्रंट में एक्चुअली इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सोर्स का लोकेशन जानना इंपॉर्टेंट है वेव फ्रंट के हिसाब से। तो यहां पे हमें मिल गया वेव फ्रंट। तो मैकेनिज्म कुछ अलग नहीं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, सच काइंड ऑफ इमेज कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब स्पेरिकल वेव फ्रंट। जो मैंने डिस्क्रिप्शन प्लेन वेव फ्रंट के बारे में लिखा है, वही डिस्क्रिप्शन आप स्पेरिकल वेव फ्रंट फॉर्मेशन के लिए भी लिख सकते हो। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ रिफ्लेक्शन ऑकर्स फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। बच्चों, बहुत बार आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर्टन करंट का डेरिवेशन बीच में क्यों आ जाता है, इसका क्या रिलेवेंस होता है। तभी भी जो टॉपिक हमने जहाँ तक पढ़ा है, तो मैं थोड़ा आपको अंडरस्टैंड कर देना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमने न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी पढ़ी थी और उसको हमने कंपेयर किया था ह्यूगेन की वेव थ्योरी के साथ, तो न्यूटन के थ्योरी के जो कुछ भी अजम्पशन या फिर उसके जो आउटकम थे, वही आउटकम हमें बाय यूजिंग ह्यूगेन थ्योरी और एक बार प्रूव करना है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि न्यूटन की थ्योरी यूज करके हम I = R प्रूव कर सकते हैं। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेंस अगर प्रूव कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग ह्यूगेन्स थ्योरी क्या हम वो प्रूव कर सकते हैं, तो वही देखना है। इस वजह से हम देख रहे हैं डेरिवेशन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम प्लेन सरफेस। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज है कि एक प्लेन सरफेस को कंसिडर करना है। तो मान लो ये मेरा एक प्लेन सरफेस है जो कि रिफ्लेक्टिंग है। सो अगर रिफ्लेक्टिंग है तो उसके लिए हम ऐसा कुछ सिंबल्स भी निकाल सकते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कि इसको हम एक नाम देंगे। हमारा सरफेस जो है उसका नाम है MN। ओके, नाउ हम कंसीडर करेंगे कि बहुत सारे वेव्स इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं। बहुत सारे वेव्स हैं, मगर कंडीशन क्या है, एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। कोई भी प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है मतलब रेज जो है वो पैरेलल ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसे रेज आ रहे हैं। तो इसको हम नाम देते हैं, ये हो गया R और ये हो गया रे Q। ऐसे दो रे या फिर दो वेव्स आ रही है। ये दोनों रेज हमने अभी कंसिडर किए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही रेज है। वी आर कंसिडरिंग एक्सट्रीम रेज, इसके बीच में बहुत सारे रेज इंक्लूड हो सकती है और या बहुत सारी वेव्स रह सकती है, मगर दे शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसे कोई भी पैरेलल चीज को क्या हम वेव फ्रंट निकाल सकते हैं? आंसर इज वेरी सिंपल, यस वी कैन ड्रॉ वेव फ्रंट। और हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको एक डायरेक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, हमें मिल गया ये प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो पहला रे जो हमारा R है या फिर पहली वेव जो मूव हो रही है वो मूव हो रही है और आके वो कहीं ना कहीं इंसिडेंट हो जाएगी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जिसका नाम है MN। उसी वक्त ये भी रे ट्रैवल कर रहा है ना, तो ये भी ट्रैवल कर रहा है, तो ये यहाँ तक आ गया। मगर इस दोनों में मान लो कि पहला रे यहाँ पे इंसिडेंट हो गया। लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज E। ओके, अब क्या होगा, जो पहला रे है या पहली वेव है दैट विल मूव इन सेम मीडियम, मगर उसका जो ट्रैवल होगा वो रिफ्लेक्टेंस की तरह होगा। सो इट विल स्टार्ट इट्स रिफ्लेक्टेंस। मैं अभी डॉट निकाल रहा हूं आपको समझने के लिए। जब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तभी भी आपका जो दूसरा रे है वो ये भी पहले ही मीडियम में है और अब तक वो इंसिडेंट कहीं भी नहीं हो रहा। तो इसका टुवर्ड्स दिस MN रिफ्लेक्टिंग सरफेस मोशन स्टार्ट है, मगर पहला रे दूसरी जगह मूव कर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है।
तो दूसरा का रिफ्लेक्टेंस हो रहा है, पहला वेव का रिफ्लेक्टेंस हो रहा है जबकि दूसरा वेव आ रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, तो ऐसे वैसे कहीं ना कहीं वो आके हिट हो जाएगा। तो इसमें कुछ टाइम लैग है, वो समझने के लिए कुछ मैं यहाँ पे फॉर्मुलेट करना चाहता हूँ। मान लो कि जब मेरा पहला वेव ए पे इंसिडेंट हो गया तो मेरा t इक्वल टू 0 है, टाइम 0 है, और जब तक ये दूसरा वेव यहाँ पे इंसिडेंट होता है तब तक मेरा t इक्वल्स टू सर्टन टाइम t हो गया। मतलब क्या, पहला वेव यहाँ पे जब इंसिडेंट हुआ तब मेरा टाइम t इक्वल टू 0 था, और जब तक ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टेंस दे रहा था, मान लो कि यहाँ तक गया वो रिफ्लेक्ट होके, तब तक दूसरा वेव आके यहाँ पे हिट हो गया। तो क्या हुआ, ये वाला एक्स्ट्रा पाथ फर्स्ट वाले रे ने ट्रैवल किया, तो ये वाला एक्स्ट्रा पाथ सेकेंड वाले रे ने ट्रैवल किया, मगर जो उसके लिए टाइम लगा वो हमें 0 से लेके t इतना था। ठीक है, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिर्फ ये डॉटेड लाइन निकाली थी। अब मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ ज्योमेट्री के बारे में सोचना है। तो मान लो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल्ड बाय द सेकेंड रे, ओके, जबकि यहाँ पे ये इंसिडेंट हो चुका था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसकी वेवफ्रंट निकालनी पड़ेगी। तो वेवफ्रंट के लिए हमने जैसे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वैसे यहाँ पे भी कर दिया। तो वेवफ्रंट है वो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल मिल गए मुझे। तो मैं अब क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि रे मेरा जो दूसरा रे था जिसका नाम मैंने क्यू दिया था वो QB तक ट्रैवल किया, और उसके बाद ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल किया उसने पहले ही मीडियम में, जबकि रे पहला था उसने रिफ्लेक्टेंस में इतना पाथ ट्रैवल किया। तो यहाँ पे नाम देने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैंने नाम दिया C और यहाँ पे मैंने नाम दिया चलो E। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया सेकेंड रे, ये भी ट्रैवल करेगा उसी मीडियम में। तो देखो बच्चों, यहाँ तक आप ट्राई करोगे तो R से लेके A तक या फिर Q से लेके B तक, इन दोनों वेव में या दोनों रेज में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, मगर ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा हो गया, इससे B के पॉइंट से हम आगे जाने की कोशिश करें तभी। तो मतलब क्या कि सर्टन टाइम इंटरवल t में दोनों वेव्स ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है और सेम मीडियम में चल रहे हैं। मतलब क्या, हमारा जो BC है उतना ही हमारा AE है, मगर जब ये दोनों साइड के बारे में हम बात कर रहे हैं तब हम इस पॉइंट को, C पॉइंट को अगर A से कंपेयर कर ले, तो अगर यहाँ से C से हमारा रिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ है और जैसे कि A से रिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो इन दोनों के बीच में भी हमें पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इस वजह से मैंने इसका एक प्लेन वेव फ्रंट निकाल दिया। जैसे कि ये आगे बढ़ सकता है ना, यहाँ से आगे तक ये दोनों वेव फिर पैरेलल रहेंगे, कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। तो हमें अब कुल मिला के दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, AEC, ABC, ये हो गया 90 डिग्री वाला एंगल, करेक्ट है ना। तो समझने के लिए यहाँ पे कोई भी नाम देता हूँ, चलो मान लो ये नाम मैंने Y दिए, Y है हमारा ये पॉइंट। तो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, जो जनरल हमने 11 में पढ़ा था वही चीज़ मैं यहाँ पे फिर से अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये नॉर्मल इसको क्या बना देगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो मेरा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं N, ओके, या फिर कोई भी जो बुक वाला नाम है वो P था, इसलिए वजह से मैं P लिखता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास एंगल हो गया REP, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और दूसरा एंगल मेरे पास बनेगा वो कौन सा है, यस, रिफ्लेक्टेंस कहाँ पे हो रहा है, रिफ्लेक्शन मिल रहा है मुझे यहाँ से, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरे पास अभी दो एंगल तो कुल मिला के बने हैं। तो अब मैं ट्राई करूंगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं कुछ बेसिक ज्योमेट्री यूटिलाइज करूँ, और हमें प्रूव करना है, हमारा एम क्या है, हमारा एम है I इक्वल्स टू R दिखाना। ओके, तो चलो फिर हम कोशिश करते हैं ये एंगल फाइंड आउट करने की। अभी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, ये परपेंडिकुलर जो फिनोमेना हमने यूटिलाइज किया था उसको मैं ध्यान में रखता हूँ। जैसे कि R, A और B, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, समझ पा रहे हो क्या, देख लो आप, RAB, ये 90 डिग्री है ना, तो इस वजह से मैं लिख रहा हूँ एंगल RAB कितना है मेरा, ये हो गया 90। कैसे बना है
ये बना है एंगल ऑफ आई, है ना, ये एंगल ऑफ आई है, और ये एंगल आर है, प्लस एंगल आर है, प्लस ये एंगल कितना है ई ए वाई, प्लस एंगल ई ए वाई, कुल मिला के कितना हुआ 90। मान लो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलर वे हमने तो यहाँ पे एक नॉर्मल निकाल दिया था ना, नॉर्मल का मतलब ही होता है 90 डिग्री एंगल। तो पी ए सी जो है ना, पी ए सी जो है ना वो 90 डिग्री है। तो एंगल पी ए सी कितना हो गया 90 डिग्री। सो दैट आई कैन राइट एंगल आर प्लस एंगल ई ए वाई, एंगल ई ए वाई प्लस एंगल वाई ए सी, एंगल वाई ए सी इक्वल्स टू 90। मान लो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो 1 और 2 में कंपेयर कर सकता हूँ इजीली, है ना। तो 1 और 2 से मुझे क्या मिलेगा, एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल ई ए वाई शुड बी इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल ई ए वाई प्लस एंगल वाई ए सी। मतलब क्या हुआ, हमारा एंगल आर कट हो गया, ई ए वाई के साथ कट हो गया, मतलब क्या बचा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल वाई ए सी। समझ में आ रही है बात। हमें जो एंगल वाई ए सी मिला वो क्या है, वो है आई। ठीक है, ये सारे स्टेप्स मैंने धीरे से परफॉर्म किए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स बुक में नहीं दिए गए, इस वजह से आपको ये कहीं ना कहीं जानना जरूरी है कि ये कैसे आ गया। तो ये हो गया आई। ठीक है, ये था पहला पड़ाव। अब हम आगे जाएंगे और आगे हमें प्रूव करना है अभी कि दो ट्रायंगल के बारे में। ओके, तो दो ट्रायंगल के बारे में हम बात करें तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ट्रायंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं ट्रायंगल दो जो राइट एंगल है, ए ई सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये दो ट्रायंगल हम कंसिडर करें तो जैसे मैंने बताया था, हमारा ए ई जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस बी सी है। इनिशियल में हमने बात की थी ना, जब तक दूसरा रे ट्रैवल करके सरफेस पे हिट होता है तभी पहला रे रिफ्लेक्टेंस स्टार्ट कर देता है। तो ए ई ने जितना पाथ ट्रैवल किया उतना ही बी सी है। तो यहाँ पे ए ई कितना हो गया, बी सी इतना हो गया। दूसरा, यहाँ पे दोनों में भी राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, आपको मिल रहा है ना, तो वो कौन सा है, एंगल ए ई सी विच इज इक्वल्स टू एंगल और ए बी सी। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए। और जो बची हुई साइड है दोनों में कॉमन है, ए सी इक्वल्स टू ए सी। नाउ यू कैन सी दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप ये दोनों के जो एंगल है उसके बारे में कुछ कह सकते हो ना। तो क्या स्टेटमेंट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कर सकते हो आप कि ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल है। मतलब कौन से, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से मैं लिख रहा हूं एंगल बी ए सी शुड बी इक्वल टू एंगल ई सी ए। ठीक है, आपको जो सही लगे उस टाइप से लिख सकते हो, मगर यहाँ पे दोनों के दोनों ये एंगल इक्वल हो गए। मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया आई, क्योंकि इसको हमने आई ऑलरेडी प्रूव किया था ना। समझ में आ रही है बात, वाई ए सी को हमने ऑलरेडी आई प्रूव किया था, तो ये भी हो गया आई। तो बच्चों मैं कहीं ना कहीं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टेप नहीं दिए गए, और कोई भी इस टाइप का डेरिवेशन आप जब ट्राई करते हो, सॉल्व करने की कोशिश करते हो, कभी भी पूरा डायग्राम बनाना और फिर मत लिखना, ऐसा कभी भी नहीं करना है आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम ड्रॉ करना है और उस स्टेप के लिए उसका कैलकुलेशन लिखना है। ओके, ये स्लो प्रोसीजर ही होना चाहिए। अगर एक बार आप सारा का सारा डायग्राम निकाल दोगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपका नाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा, या फिर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो ज़रूरी है कि आप धीरे से ट्राई करो, एक एक जैसे कि मैंने आपको बताया था
आप रे ड्रॉ कर रहे हो इनिशियली में, जैसे कि पहला रे आपका आर ए या फिर क्यू बी है, तो जैसे आप रे ड्रॉ करते हो उस तरह से आप एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो। सो डायग्राम अगर होगा तो एक्सप्लेनेशन लिखने में आपको बहुत ही आसानी होगी। जो आप डायग्राम में कर रहे हो वही आपको वर्ड में लिखना है। याद रखना, डेफिनेशन के अलावा आप आपके लैंग्वेज में जो साइंटिफिकली करेक्ट लैंग्वेज होगा उसमें लिख सकते हो। एनीवे, वंस अगेन वी विल रिटर्न टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो हमारे पास अभी एंगल हो गया BAC और EAC, जो कि हमें I ही मिला है, करेक्ट है ना। मगर हमारा एम क्या है? हमारा एम था I इक्वल टू R दिखाना। तो वंस अगेन हम कंपेयर करते हैं कुछ अलग थ्योरी को। अब देखो बच्चों, आप अगर कोई भी ट्रायंगल देखोगे, जैसे कि मैं ट्रायंगल लिखता हूं यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमने ऑलरेडी कंसिडर किया था AE और C को। तो AEC एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और ये कोई भी ट्रायंगल हमने लिया तो उसके जो एंगल होती है उसकी एडिशन आपको मिलेगी 180, है ना। मगर जो अगर ई ट्रायंगल के बारे में हम बात करें, जो हमारा ट्रायंगल ई है वो कितना है, एंगल ई है वो है 90। तो बचे हुए जो दो वैल्यूज है वो हमें 90 देनी चाहिए ना, क्योंकि टोटल एडिशन तो 180 है, ये 90 चला गया, तो ये दोनों का टोटल एंगल कितना होना चाहिए, 90। मतलब क्या, इस ट्रायंगल में अगर हमारा एंगल E इक्वल टू 90 है, मतलब क्या, एंगल EAC प्लस एंगल ACE मस्ट बी इक्वल टू 90। समझ में आ रही है बात। तो EAC किससे बना है, EAC किससे बना, ये एंगल, ये दोनों के एडिशन से बना है ना, तो उसको हम स्प्लिट करके लिखते हैं, एंगल EAY। समझ में आ रहा है क्या, देखो एंगल EAY प्लस YAC प्लस एंगल YAC, ये किसकी वैल्यू है, ये हमने EAC की वैल्यू लिख दी ऐसे, प्लस ये वाला टर्म एंगल ACE कितना हो गया, 90। चलो इसके बारे में जो कुछ आपको पता है लिख दो। एंगल EAY, उसको कोई हमने दूसरा नाम नहीं दिया, मगर YAC को ऑलरेडी वी हैव डिनोटेड बाय समथिंग एल्स, दैट इज नथिंग बट एंगल I। सिमिलर वे एंगल ACE इज ऑल्सो I, है ना, तो इसको हमने लिख दिया एंगल I विच इज इक्वल्स टू 90। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3। अब हम कंपेयर करते हैं इस एंगल को, ये जो है ना वही चीज जो हमने पहले कंसिडर की थी, मेरे ख्याल से हमने किया था वो इक्वेशन नंबर 1, हाँ, जहाँ पे हमने EAY के बारे में लिखा है। तो चलो, तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो 3 के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिखा था हमने, देख लो, एंगल EAY, इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, प्लस सिर्फ टर्म्स मैंने आगे पीछे कर दिए, एंगल I प्लस एंगल R शुड बी इक्वल टू, ये वाला स्टेटमेंट, एंगल EAY प्लस एंगल I प्लस एंगल I। तो अभी कैंसिल क्या होगा, ये हो गया कैंसिल, I से I कैंसिल, तो आपके साथ बचा क्या, आपके साथ बचा एंगल R शुड बी इक्वल टू एंगल I। समझ में आ रही बात, यही तो आपको प्रूव करना था, एंगल R इज इक्वल टू I। अगेन आपके लैंग्वेज में आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल I शुड बी इक्वल टू एंगल R। मतलब क्या, बाय यूजिंग वेव थ्योरी यू कैन प्रूव सेम फॉर्मूलाज विच यू हैव डिराइव्ड बाय यूजिंग न्यूटन्स थ्योरी। तो ये सारी स्टेप्स बुक में नहीं है, आपको यही प्रूव करना है तो कुछ अलग भी मेथड यूज कर सकते हो, मगर एक मैंने टेंटेटिव आइडिया के लिए दिया था। जो हमने अभी डायग्राम निकाला था वही आप यहाँ पे देख सकते हो, जो फुल डायग्राम आपको ऐसे दिख रहा है। तो ये जो हमने अभी प्रूव किया, एंगल ऑफ I इक्वल्स टू एंगल ऑफ R, उसके साथ और कुछ थोड़े अजम्पशंस या कुछ प्रूफ हमें भी मिले हैं जो न्यूटन के थ्योरी से भी प्रूव किए जा सकते हैं। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हो, एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट लाई इन सेम प्लेन। यही अजम्पशन हमने ऑलरेडी 10th में भी पढ़ा था, वही हम यहीं पे भी देख रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डायग्राम में आप वेव फ्रंट अगर देखोगे तो समझ में आएगा, आपका साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इक्वल ही है,
ओके। और तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक इन्वर्जन का फिनोमेना आपको दिखता है। जैसे कि आप मिरर में एक इन्वर्टेड इमेज देखते हो, तो अगर हम मान लें कि हमारा ए जो है वो राइट साइड है और बी जो है तो लेफ्ट साइड है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन द राइट साइड एट ए इज सीन एट ई। देखो जो ए वाला जो पार्ट देखोगे और ई वाला देखोगे तो ये सेंटेंस समझ में आएगा आपको। आफ्टर रिफ्लेक्शन द राइट साइड एट ए इज सीन एट ई एंड बी इज सीन एट सी। मतलब जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आता है। हो सकता है वन लाइनर में ये वाला पॉइंट आ जाए। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ रिफ्रैक्शन ऑकर्स बिटवीन इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे मीडियम लिया है 1 और 2। इसको और डिस्क्रिप्टिव तरह बताने के लिए हम कह सकते हैं एयर और वाटर का हमारे पास इंटरफेस है, in which air is a rarer medium whereas a water is a denser medium. ओके, नव ये इस जो डायग्राम मैंने निकाला है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, मगर जो पिछला वाला कंसेप्ट था जहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन को कंसिडर किया था वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप डायग्राम ड्रॉ किया था और आपको भी बताया था कि जब आप डायग्राम निकाल रहे हो उसी वक्त आप उसको अंडरस्टैंड करने की या कुछ लिखने की भी कोशिश करो, सो दैट डेरिवेशन में जो आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है वो ईजिली हो सकता है। मगर टाइम बचाने के लिए मैंने अभी ये डायग्राम आपके सामने रखा है, तो वही वाला एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने रखता हूँ, देख लो। सो आई हैव सर्टन वेव फ्रंट विच इज अ प्लेन वेव फ्रंट। सो प्लेन वेव फ्रंट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक्सट्रीम रे के बारे में या फिर एक्सट्रीम वेव के बारे में बात किया। ए डैश और बी डैश जो ट्रैवल करके आ रहे हैं और ये दोनों वेव्स या दोनों रेज पैरेलल है टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला ए वाला जो है ए डैश वाला जो वेव है ए पे इंसिडेंट हुआ मगर बी का ट्रैवल शुरू है। मान लो बी डैश बी तक आया है। सो वेवफ्रंट तो आपको निकालना है। वेवफ्रंट कैसे निकालोगे, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट वेवफ्रंट। ए बी हो गया हमारा इंसिडेंट वेवफ्रंट। ओके, तो ए पॉइंट से लेके यहाँ पे रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है। जो पहला वाला वेव है इसके लिए हमारा रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है और दैट विल स्टार्ट इट्स मोशन इन मीडियम 2। जबकि ये मीडियम 2 में मूव हो रहा है तभी भी जो बी डैश वाला या फिर सेकंड वेव है अब तक वो पहले ही मीडियम है और बी से लेके सी तक आ रहा है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो पिछले वाला जो कंसेप्ट था, अगर रिफ्लेक्शन को आप कंपेयर करोगे तो जो कुछ भी इंसिडेंस या फिर रिफ्लेक्शन हो रहा था वो सेम मीडियम में था। सो दोनों के दोनों वेव सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे। मगर इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग है। यहाँ पे पहले वाले वेव ने दूसरे मीडियम में उसका ट्रैवल शुरू कर दिया है मगर दूसरे वाले रे ने अभी पहले मीडियम में ही वो ट्रैवल कर रहा है। तो दोनों का जो टाइम रहेगा वो सेम रहेगा। अगर सेम टाइम में हम कंसिडर कर ले जैसा कि हमने किया था ना, वही चीज़ मैं एक बार दोहराता हूँ। जैसे कि हमने पिछली बार लिखा था, जब पहला वाला रे ए पे इंसिडेंट हुआ वो टाइम हमने कंसिडर कर लिया t = 0, मगर आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम ये हो गया हमारा t, तो सर्टन इंटरवल के बाद ए वाला पॉइंट ए ई तक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है मगर जो बी वाला रे है, सेकंड वाला रे है या वेव है, वो बी से लेके सी तक ट्रैवल कर रही है। मगर दोनों का भी जो डिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा क्योंकि सेम टाइम हो मगर दोनों की जो स्पीड है वो अलग अलग होगी। आपको पता है लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड के साथ या अलग अलग मीडियम के साथ उसका स्पीड चेंज होता है। सेम चीज़ वही हो रही है। मगर और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि जब भी आप डेंसर से रेडर से लेके डेंसर में जा रहे हो, जैसे कि एयर से लेके वाटर में जा रहे हो, जितना डेंस मीडियम में आप जाओगे उतना स्पीड आपका कम होता जाएगा। हो सकता है ये टॉपिक के एंड में हम उसके बारे में कुछ बात करें। चलो अभी हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है तो क्या हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। हाँ, कैसे निकाला हमने, जहाँ से जैसे मैंने बताया एक सर्टन टाइम में पहले वाले वेव ने ई इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया मगर दूसरे वाले वेव ने बी सी इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो ये निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। फ्रेंड्स,
पिछले रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट यही फिर अगर हम यूटिलाइज कर ले तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मिल रहा है ए डैश ए और पी, वही चीज़ हम प्रूव कर सकते हैं बी ए सी के लिए। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली बार किया था वैसे ही मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैंने वही चीज़ प्रूव करके दिखाई है। ये दोनों एंगल इक्वल है, सो दैट आई कैन राइट एंगल ए डैश ए पी शुड बी इक्वल टू एंगल बी ए सी। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हमें लिखना है, यहाँ में नई एक बात इतनी है, आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में लिखना है। तो ये जो है हमारा पास एंगल पी डैश ए ई, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ए सी ई के इतना ही, मतलब कौन सा ए सी ई इतना है, जिसको हमने नाम दिया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि ये दोनों इक्वल कैसे हो गए, बुक में भी दिया नहीं, मगर पिछले रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट में हमने जो प्रूव किया था, जो टेक्निक यूज़ की थी, वहीं पे यहाँ यूज़ करना है। आप ट्राई करके देख सकते हो। ओके, सेम कंसेप्ट है इसमें, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, मगर इस दोनों चीज़ को हम लेके जब आगे जाए, फिर ट्रायंगल पे ऑप्टिमाइज करें या फिर किसी ट्रायंगल पे अप्लाई करें, तो हमें समझ में आता है। यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल बन रहे हैं, एक ए बी सी वाला, दूसरा जो हमें मिल रहा है ए ई सी वाला। तो पहले अगर ए बी सी पे हम फोकस करें, ए बी सी, देन आई कैन राइट व्हाट इज साइन आई अबाउट दिस ट्रायंगल। सो साइन आई इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो अपोजिट क्या है, दैट इज V1T डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, दैट इज AC। अगर आपको V1T में दिक्कत है तो इस वजह से सिर्फ रिवीजन के लिए मैं बात बता देता हूँ। स्पीड इनटू टाइम, मतलब ये डिस्टेंस लिखा है हमने, V1T ये डिस्टेंस है, सिमिलर में यहाँ पे भी एक डिस्टेंस है V2T। तो साइन आई के बारे में हमने लिख दिया, साइन आई इज इक्वल टू V1T डिवाइडेड बाय AC, जिसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। बाय यूजिंग सेम एनालॉजी वी विल अप्लाई in triangle, same theory we will apply in triangle AEC. So what is sin R in this triangle, that is V2T divided by AC। देख लो ये R है, इसका अपोजिट ये मिल गया, so AE divided by AC होगा। AC is hypotenuse but AE की वैल्यू हमने लिखी है V2T। Okay, so right now we have two equation number 1 and 2. So by using 1 and 2, if I divide 1 by 2, so I can write sin I divided by sin R। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा ना, V1T डिवाइडेड बाय AC, V2T डिवाइडेड बाय AC। तो ये T और AC, T बाय AC हर जगह कॉमन है, तो ये कट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, V1 डिवाइडेड बाय V2। समझ में आया? ओके, तो इसको सिर्फ मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में लिखना है, यही इक्वेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर लिखना है तो जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं, दैट इज n इज इक्वल टू C बाय V। ये रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। सो समवेयर आई वांट C, सो मैंने यही चीज दोबारा लिखी है बाय इंक्लूडिंग C। तो यहाँ पे हो गया C बाय V2 एंड C बाय V1। तो माइंड में आपकी क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमने V1 V2 इंटरचेंज कैसे कर दिया बच्चों। A बाई B डिवाइडेड बाई D बाई C, जब C बाई D होता है तो इन्वर्स होके यही रिलेशन मिलेगा, आपको समझ में आया होगा। और C अगर मैंने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया तो टोटल वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया है। तो C बाई V2 मतलब क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ N2, और C बाई V1 के लिख सकता हूँ मैं N1, यही फॉर्मूले के साथ। जैसे कि ऐसे लिख सकते हैं ना, N2 के लिए लिख सकते हैं हम ऐसा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें साइन आई के साथ n को और साइन आर के साथ n2 को, सो आई कैन राइट n1 साइन आई शुड बी इक्वल टू साइन आर। मतलब हमारे पास जो नया लॉ आ गया जिसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो बच्चों देख लो, बाय यूजिंग ह्यूजेंस थ्योरी यू कैन प्रूव स्नेल्स लॉ ऑल्सो। वही चीज़ हमें रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में सीखनी है कि जो न्यूटन्स थ्योरी के या फिर रे थ्योरी में जो कुछ चीज़ें हमने पढ़ी वही फॉर्मूले हम बाय यूजिंग ह्यूजेंस थ्योरी भी प्रूव कर सकते हैं। समझ में ये बात। दूसरा, जैसे मैंने बताया था आपको, जो स्पीड रहेगा दोनों मीडियम में वो अलग अलग रहेगा। जैसे कि पहले मीडियम में जो स्पीड रहेगा वो रेयर मीडियम है, इस वजह से स्पीड आपका V1 ज़्यादा होगा V2 से। तो मैं लिख सकता हूँ कि हमारा जो V है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
तो अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए बिल्कुल चेंज होगा और हम लिख सकते हैं N1 इज लेस देन N2, मतलब जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा। आपको एग्जाम में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो पूरा डायग्राम के साथ कुछ अच्छा साइंटिफिकली करेक्ट एक्सप्लेनेशन और यहाँ तक प्रूव करना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर वन लाइनर के लिए कोई क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें कुछ क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप रेरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हो, मतलब जहाँ पे डायग्राम में जो दिया वही कंसेप्ट ले रहा हूँ, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहे हो तो हमारा जो ये रिफ्रैक्टेड रे रहेगा वो कहीं ना कहीं नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। So your normal will bend towards, your refracted ray will bend towards normal if you are moving from rarer medium to the denser medium. Okay, इसके अगर अपोजिट हम जाए, अगर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाए तो हमारा नॉर्मल अवे जाएगा। ओके, ये वन लाइनर में आ सकता है, या ऑलरेडी हमने 11th या 10th भी पढ़ा था, मगर यहाँ पे भी आ सकता है। दूसरा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें जो वेवफ्रंट मिल रहा है, इंसिडेंट या फिर रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है, जबकि केस ऑफ रिफ्लेक्शन में इन्वर्जन हो रहा था। तो यहाँ पे हमें इन्वर्टेड इमेज नहीं मिल रहा है। इन नेक्स्ट वीडियो विल ट्राई टू सी कि फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ चेंज होता है क्या अगर हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी फंडामेंटल रहेगी, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, ये देखना है। एट द सेम टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है जिसका नाम है पोलराइजेशन। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।